नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है और इस बार फिर से श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी में बुलडोजर चला है, जहां अवैध अतिक्रमण को फिर ढा दिया गया है। और इस सोसाइटी में पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने सारे अवैध निर्माण को जमीन खोदने वाली मशीन से गिरा दिया। इस दौरान जितने भी अवैध निर्माण थे उसे जमीन खोदने वाली मशीन से ढहा दिया गया। इस दौरान नोएडा प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद थे। नोएडा में पुलिस फोर्स भी तैनात थी। इस दौरान ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में जितने भी अवैध निर्माण थे उन्हें ढहा दिया गया। इससे पहले सोसाइटी में रहने वाले श्रीकांत त्यागी के भी अवैध निर्माण को ढहाया गया था। नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी वालों को पहले से ही अल्टीमेटम दे रखा था, जो आज खत्म हो गया, जिसके बाद आज पूरे दल बल के साथ प्रशासन पहुंचा। हालांकि इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी खूब हुआ। इसके बावजूद प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराने का अपना काम जारी रखा। इन तस्वीरों को देखिए कैसे यहाँ पर एक एक कर अतिक्रमण को गिराया गया। दरअसल श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी की तरफ से कॉमन एरिया में दोबारा पेड़ लगाने को लेकर ये विवाद एक बार फिर शुरू हुआ था। सोसाइटी के लोग पेड़ लगाने का विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ त्यागी समाज के लोग सोसाइटी के गेट पर धरना देने के लिए बैठ गए थे। उनका कहना था कि अनु त्यागी को पेड़ लगाने दिया जाए। इस विवाद के बाद प्राधिकरण ने सोसाइटी में और लोगों के यहाँ अतिक्रमण को पाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी। और इधर जम्मू कश्मीर के शोपिया और बारामूला में सुरक्षा बल को लेकर जानकारी आ रही है कि आतंकवादियों के बीच सुबह सुबह मुठभेड़ की खबर है और करीब 4 घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर शोपिया और बारामूला से आ रही है, जहां पर जानकारी ये है कि आज सुबह सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है। और बारामूला में अभी भी गोलीबारी का सिलसिला जारी है। दावा है कि शोपिया में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर हो गया है, जबकि बारामूला में भी 2 आतंकी मार गिराए गए। हालांकि मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बल इसी कोशिश में थे कि आतंकी सरेंडर कर दें, लेकिन सरेंडर करने की बजाय आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया। फायरिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी और उसके बाद ही फॉरवर्ड कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने लॉन्च किया। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पॉट जो है यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही रुक रुक के जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मैं आपको लेटेस्ट यही बताऊं कि इस वक्त आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरी तरह से इस एरिया को घेरे में लिया हुआ है। घाटी में लगातार फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन कर आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाई हुई है। इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से दावा है कि आतंकियों को देखे जाने की सूचना के बाद शोपिया और बारामूला में देर रात सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और दोनों इलाकों में अभी भी आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। असल में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने का काम तेजी से चलाया जा रहा है। चलिए आइए जानते हैं कि इस साल जनवरी से लेकर अभी तक घाटी में कितने आतंकियों का सफाया हुआ है। दावा है कि जनवरी से लेकर अब तक घाटी में 154 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें 39 विदेशी आतंकी भी शामिल हैं और एनकाउंटर में 77 लश्कर ए तैयबा के आतंकी मारे गए हैं। जैश ए मोहम्मद के भी 26 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की देवरिया से खबर आ रही है, जहां इंटर कॉलेज में टीचर का 3rd डिग्री टॉर्चर का वीडियो सामने आया। यहां भूगोल के टीचर ने 9वीं क्लास के छात्र को बेरहमी से डंडे से पीटा और उसके बाद जानकारी है कि उसके बाल नोचे हैं। टीचर ने स्टूडेंट को गाली भी दी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ताबड़तोड़ डंडे से पिटाई करते ये हैं देवरिया के सेक्शन। काम पढ़ाने का है, लेकिन पढ़ाई के दौरान खलल पड़ी तो शिष्य की पिटाई कर डाली। एक बार डंडा उठा तो फिर छात्र के ऊपर पड़ता ही गया। हैरान करने वाला ये वीडियो उत्तर प्रदेश के देवरिया के भोलैनी थाना इलाके के एक इंटर कॉलेज का है। गुरुजी पढ़ा रहे थे, इसी दौरान एक स्टूडेंट ने हल्ला कर दिया। उसके बाद टीचर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर टीचर ने छात्र को अपने पास बुलाया। फिर जैसे ही छात्र उनके पास पहुंचा, उन्होंने डंडे से ताबड़तोड़ बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, टीचर ने छात्र के बाल पकड़कर उसे दूर तक खींचा भी था। इस दौरान छात्र मिन्नतें करता रहा, लेकिन टीचर ने रहम ना की। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
टीचर जब छात्र को पीट रहे थे उस समय क्लासरूम में भगदड़ मच गई थी। बताया गया कि छात्र को बेरहमी से पीटने वाले टीचर रिटायर्ड हैं। उधर दिल्ली के गाजियाबाद से सटे हुए गाजियाबाद से हैरान करने वाला वीडियो सामने आ रहा है। वहां कुछ लड़कों ने एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट किया और उसे जमकर अपशब्द कहे हैं। तो ये जानकारियां तस्वीरों के जरिए अभी पुख्ता हो रही है। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद की घटना है जहां पर ये बड़े लड़के एक छोटे छात्र को मार रहे हैं। इस दौरान कुछ युवकों ने एक छात्र पर दनादन थप्पड़ों की बौछार कर दी और उसे बेरहमी से पीट दिया। पिटता छात्र मारने वाले युवकों से गुहार लगाता रहा, छोड़ने की फरियाद करता रहा, लेकिन उन युवकों ने एक न सुनी और उसे लगातार पीटते रहे। इस बीच आरोपी युवकों ने पीड़ित छात्र को घुटने पर बैठने को कहा। फिर वहां मौजूद एक युवक ने घूंसों से मारना शुरू कर दिया। इस बीच डंडे से भी पिटाई की गई। हालांकि छात्र ने उनसे बचने की कोशिश की, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सका। इस बीच वहां पर कुछ और युवक मौजूद थे जिनमें से एक वीडियो बना रहा था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपी युवक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और इधर मुंबई से सटे ढाड़े से रूह कपा देने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई की और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें बीच सड़क पर कुछ लोग एक आदमी पर लात और घूंसों की बरसात करते दिखे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की और आरोपी पीड़ित आदमी को बुरी तरह से पीटते रहे। घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए। इनमें से एक में कुछ लोग पीड़ित के कपड़े फाड़ने लगे और फिर उसे बेरहमी से पीटने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आरोपियों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। इस बीच पीड़ित दर्द से कराता रहा। घटना से जुड़े दूसरे वीडियो में पीड़ित आदमी को कई लोग घेरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पीड़ित को कोई बचाने नहीं आया और वो आदमी बेहोश वहीं पड़ा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बहुत गंभीर चोटें आई हों। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल एक बच्ची के चिल्लाने पर पीड़ित को लोग बच्चा चोर समझ बैठे और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने देश को तीसरी और आधुनिक तकनीक से लैस वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। वहीं पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री ने उसमें सफर भी किया। इस दौरान अलग अलग कोच में सफर करने वाले यात्रियों से बात की। वंदे भारत में पीएम मोदी का यह सफर गांधीनगर स्टेशन से कालूपुर तक था। इस दौरान एक और तस्वीर सामने आई। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट के केबिन में भी गए, लोको पायलट से बात भी की। बाद में पीएम मोदी ने वंदे भारत के कोच और सीटों को भी देखा। इससे पहले उन्होंने स्टेशन पर दुकान चलाने वाली एक महिला से बात की। प्रधानमंत्री ने कुछ कर्मचारियों के साथ फोटो भी खिंचवाए, जिसके बाद पीएम मोदी काफी खुश दिखे। वहीं रेलवे ने पीएम मोदी के नाम का टिकट भी जारी किया। अहमदाबाद और मुंबई के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन से देश के 2 बड़े शहरों के बीच सफर को आरामदायक भी बनाएंगी और दूरी को भी कम करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलेगी। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से कवच तकनीक से लैस है। ये एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जो 2 ट्रेनों को आमने सामने टकराने से रोकता है। इसके अलावा ये मेड इन इंडिया ट्रेन है, जिसे गांधीनगर से मुंबई के बीच चलाया जाएगा। नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अब आपको वंदे भारत ट्रेन की खासियत बताते हैं। गांधीनगर से मुंबई तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कवच तकनीक से लैस है और वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानकारी जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा खासियतों से लैस है। 2 ट्रेनों को टकराने से रोकने वाली तकनीक के तहत ये बनाई गई है। मेक इन इंडिया ट्रेन है वंदे भारत और भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन का वजन 392 टन है। और जिस वंदे भारत ट्रेन को लेकर तमाम तरह की जानकारियां हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने सफर किया है। वो ट्रेन के अंदर से कैसी दिखती है, उसके कोच की खासियत क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए।
है। अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है, लेकिन क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव कोच में हैं, इसकी सुविधा और ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री तक रोटेट होने वाली चेयर भी मौजूद है, जिसे अगर मैं दिखाऊं तो ये वो चेयर है जो इसकी खासियत का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर बताई जा रही है। ये ऐसे पूरी तरह मूव यहाँ पर हो सकती है और देखिए किस तरह से, और ये एग्जीक्यूटिव जो कोच है उसी में ये पूरी सुविधा यहाँ पर की गई है तय। फिर ये यहाँ पर आकर रुक जाएगी और फिर से अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये घूमेगी और घूमते हुए यहाँ पर इसे दोबारा से वापस लाया जा सकेगा। ये इसकी अपनी खासियत है। आगे पीछे ये बैंड हो सकती है, बहुत आसानी से सफर कर रहे हैं। 32 इंच का वो स्क्रीन जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, एक बार फिर से दे दे पूरी अपडेट इसी स्क्रीन पर, कहां से कहां तक कितने किलोमीटर, क्या तारीख है, क्या स्पीड है, सारी जानकारी इसी 32 इंच के स्क्रीन पर यहां पर तय की गई है। और देखिए किस तरह से पूरे मूवमेंट के साथ यहां पर बैठा जा सकता है। बहुत ही कंफर्टेबल होकर यहां पर सब बैठ सकते हैं, खा सकते हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ट्रायल में भी सामने आया था 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार किस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने छुई थी। हालांकि अभी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पूरी जो ट्रेन है आगे बढ़ रही है। कम ज्यादा ये पूरे पड़ाव में यहाँ पर होती है और आगे बढ़ते हुए अपने सफर को तय करते हुए आगे अब ये पहुंचेगी मुंबई सेंट्रल पर। ठीक 2 बजे ये सफर शुरू हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि 5 घंटे में तय कर लिया जाए। इधर यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बारे में जानकारी आ रही है, उस पर मैं बात करूं उससे पहले आइए एक बार फिर से आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। वंदे भारत ट्रेन को लेकर प्रधानमंत्री ने सफर किया है। पीएम मोदी का मिशन गुजरात, जिसके तहत उन्होंने गुजरात की जनता को जबरदस्त सौगात दी है। अहमदाबाद को मेट्रो का तोहफा दिया है और इस तोहफे के साथ ही अहमदाबाद मेट्रो को हरी झंडी उन्होंने दिखा दी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। पीएम ने मेट्रो में सफर किया है और इस सफर के दौरान वो सफर कितना सुगम रहा है, इस बात को प्रधानमंत्री के जरिए उनके जो लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उससे समझा भी जा सकता है। पीएम मोदी ने मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई और मेट्रो में सफर किया। इस दौरान सफर कर रहे लोगों से बातचीत की, उनके अनुभवों को जाना। सफर के दौरान कुछ बच्चे भी थे जिनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की। एक यात्री ने मोदी को एक किताब भी गिफ्ट दी। इस बीच प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से भी मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी के ऑटोग्राफ मिलने के बाद बच्चे काफी खुश नजर आए। वहीं बच्चों से मिलने के बाद पीएम मोदी के भी चेहरे पर खुशी नजर आई। शताब्दी ट्रेन भी कभी 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 घंटे तक समय ले लेती है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन अब ज्यादा से ज्यादा 5.5 घंटे में ही अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देगी। मेट्रो ट्रेन में पीएम मोदी का ये सफर कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक थी। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। दौरे पर है और कैसे जब वो अपने आगे के सफर को तय कर रहे थे तो बीच सड़क पर उन्हें एक एम्बुलेंस नजर आई। उन्होंने अपने काफिले को इस दरमियान रोका और कहा कि पहले एम्बुलेंस को जाने दीजिए। उसके लिए उनके काफिले को उन्होंने इजाजत दी कि आप रोकिए इसको और पहले एम्बुलेंस जो मरीज उसमें सवार है उसे सुरक्षित जाने दीजिए और उसके बाद वो काफिला उसके बाद बढ़ा है। अहमदाबाद से गाजियाबाद जा रहे थे, गांधीनगर जा रहे थे, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री। और ये देखिए तस्वीरें भी आ रही है आपके सामने, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने ये बताया कि किस तरह से एक मरीज की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री के काफिले को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं लेकिन आप रोकिए इस काफिले को, क्योंकि यहां से एम्बुलेंस गुजर रही है। और गांधीनगर से अहमदाबाद का जो ये रास्ता था वहां पर उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और इन तस्वीरों में देखिए एम्बुलेंस जाते हुए आपको नजर आ रही है। एम्बुलेंस के लिए प्रधानमंत्री रुके और जब तक वो एम्बुलेंस काफी रफ्तार के साथ आगे नहीं पहुंच गई तब तक उन्होंने अपने काफिले को रोके रखा। एक बार फिर से देखिए प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें, गाड़ी के अंदर से तस्वीरें ली गई हैं और वो एम्बुलेंस आपको जाती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। ये वो एम्बुलेंस है जब प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था, किस तरह से वो आगे बढ़ रहा था तो पता उनको चला कि एक एम्बुलेंस है जो इस काफिले की वजह से रुकी हुई है। तो उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और उसके बाद जब वो एम्बुलेंस निकल गई फिर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़े।
और यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह से जुड़ी हुई अगली खबर है, जहां रूस आज आधिकारिक रूप से इन इलाकों को रूस में शामिल कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी और इन इलाकों में 23 सितंबर से 27 सितंबर तक जनमत संग्रह के लिए वोटिंग हुई थी। पुतिन का खंड खंड यूक्रेन प्लान। पुतिन करेंगे सबसे बड़ा ऐलान। क्या बिखर जाएगा यूक्रेन? यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की सेना ने प्रहार किया, तबाही मचाई और बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ यही हाल रूस की सेना ने डोनेस्क का किया। रूस से लगी सीमा पर भी रूस की सेना ने कब्जा जमा लिया। ज़पोरिज़िया से भी भयानक बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन और रूस की सेना में भीषण जंग हुई और बड़े इलाके को रूस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। खेरसोन यूक्रेन का एक बड़ा इलाका है, लेकिन यहां भी रूस की सेना ने बड़े हिस्से को युद्ध में कब्जा कर लिया। लेकिन पुतिन का प्लान इन इलाकों पर सिर्फ कब्जा भर करने का नहीं था। कब्जे की असली कहानी तो सितंबर में साफ हुई। औपचारिक रूप से कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाकों को मिलाने का पूरा प्लान जो है वो रूस के पास इस वक्त है। राष्ट्रपति पुतिन एक समारोह में डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया को रूस में शामिल करेंगे। जब पुतिन ने इन कब्जा के इलाकों में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 23 से 27 सितंबर तक इन 4 इलाकों में मतदान कराए गए। 5 दिनों की वोटिंग में यूक्रेन के इस 15% इलाकों में 40% वोटिंग का दावा किया गया, जिसके बाद रूस ने दावा किया कि उसके पक्ष में वोटिंग हुई है। हालांकि पुतिन के रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह का यूक्रेन के साथ नाटो देशों ने विरोध किया, लेकिन यूक्रेन से 7 महीने के लंबे युद्ध के बाद पुतिन के इस फैसले ने युद्ध की तस्वीरों को एकदम बदल सा दिया, जिसके बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के 4 शहरों को रूस में मिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन शहरों के हेड क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस ने साफ किया कि उसने यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद फैसला लिया है, लेकिन एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस फैसले का विरोध कर दिया। यानी रूस ने यूक्रेन से युद्ध में एक कदम आगे वाला दांव चला है। लेकिन सवाल है कि इस ऐलान के बाद पुतिन पर अमेरिका और नाटो देश बड़ा प्रहार कर देंगे। पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों के विरोध के बावजूद यूक्रेन के 4 इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसोन पर कब्जा किया और इन इलाकों को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराया। अब आधिकारिक रूप से इसे रूस में मिलाने की बारी है, लेकिन इसे समझना होगा कि पुतिन का यह फैसला क्यों आया। पहली बड़ी वजह तो ये है कि पुतिन अपने इस फैसले के बाद दुनिया के सामने इसे यूक्रेन पर जीत की तरह पेश करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन 4 इलाकों पर किसी तरह का हमला रूस पर हमला माना जाएगा। तीसरी वजह यह है कि अब पुतिन इन 4 इलाकों में परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकते हैं और चौथी वजह यह है कि वो इसके जरिए अमेरिका और नेटो देशों को कड़ा संदेश देंगे। यूक्रेन में
जनमत संग्रह कराने के बाद पुतिन का प्लान विलय करने का है, लेकिन इसके बावजूद रूस की सेना इन इलाकों में हमले कर रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया और मिकोलाइव में हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत की जानकारी है। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी सेना ने गाड़ियों के काफिले पर हमला कर दिया। इस रूसी मिसाइल हमले में 23 लोग मारे गए, जबकि 28 लोग घायल हो गए। विस्फोट के दौरान हवा में गाड़ियों के टुकड़े उड़ते दिखाई दिए। ज्यादातर गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं दूसरा हमला यूक्रेन के मिकोलाइव में हुआ, जहां हमले में 9 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक S-300 रॉकेट लॉन्चर से एक 10 फ्लोर की इमारत पर मिसाइल हमला किया गया, जिससे उसके ऊपर के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं हमले की वजह से इमारत के पास खड़ी कई कारों को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ जहां यूक्रेन में हमले तेज हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल कर लिया है। इस बात से साफ हो गया कि पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन जनमत संग्रह करने में लगातार जुटे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में हमले भी तेज हो चुके हैं। तो लगातार हमले जो हैं वो तेज हो चुके हैं। पुतिन के फरमान के बाद हथौड़ा चला है। हालांकि लोगों के अंदर बहुत नाराजगी है। जनमत संग्रह को लेकर लगातार लोगों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की लामबंदी के ऐलान से बचने के लिए रूस के युवा कई तरकीबें अपनाते दिखे। इस बीच एक हैरान करने वाला वीडियो आया, जिसमें एक युवक ने खौफनाक तरीका अपना लिया। इस युवक ने अपने हाथ को तोड़ने के लिए हथौड़ा चलवा लिया। ये तरीका भले ही बेहद खतरनाक हो, लेकिन यूक्रेन की सीमा पर लड़ने से बचने के लिए रूस के लोग कुछ ऐसा ही उपाय करते देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आया कैसे एक लड़के ने अपने ही दोस्त के हाथ पर जोर से हथौड़ा मारा ताकि उसका हाथ टूट जाए और वो युद्ध में जाने से बच जाए। इस खौफनाक वीडियो को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद रूसी अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि जो भी युद्ध से बचने के लिए दूसरों को अपनी हड्डियां तोड़ने के लिए कहेगा, उसके खिलाफ रूस की सरकार एक्शन लेगी। तो रूस के लोगों ने युद्ध में लड़ने से बचने के लिए अब नई तरकीब निकालना शुरू कर दिया है। वो खुद को चोटिल कर रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध में ना भेजा जाए। हालांकि अब रूस के अधिकारियों ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले से रूस के लोग बेहद डरे हुए हैं और इसके लिए लोग अपने हाथ तोड़वाने को भी तैयार हैं। लोगों को सेना में शामिल होकर जान गंवाने से बेहतर दर्द झेलकर अपना हाथ तोड़वाना आसान लग रहा है। लोग अपना हाथ तोड़वा रहे हैं ताकि मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हो जाएं और उसे सेना में शामिल ना होना पड़े। इससे पहले खबर आई कि रूस में लोग गूगल पर हाथ तोड़ने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अब हाथ तोड़वाते तस्वीरें। पुतिन ने 3 लाख लोगों की सैन्य लामबंदी का फैसला दिया था। ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, उन्हें सेना में शामिल होने का फरमान सुनाया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस फैसले के तहत 10 लाख लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। उधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस के लोगों से अपील कर रहे हैं कि रूस के लोग यूक्रेन में आकर अपनी जान न गंवाएं। Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються в Кремлі. साफ है कि पुतिन का सैन्य लामबंदी का फैसला उन पर भारी पड़ रहा है, जिसकी आग में पूरा रूस जल रहा है। ऐसे में यूक्रेन से 7 महीने तक चली जंग में रूस को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा हजारों सैनिकों को युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही वजह है कि लोग सेना में शामिल होने से डर रहे हैं। तरफ 3 लाख नए सैनिकों की भर्तियों का जोरदार विरोध हो रहा है और उधर कई इलाकों में लोगों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। तो वहीं पुतिन के फैसले के बाद नए सैनिकों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई। नए सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग फिलहाल इस वक्त दी जा रही है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 7 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। जंग की शुरुआत में तो यही माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन को आसानी से परास्त कर देगा, लेकिन यूक्रेन की सेना के पलटवार के बाद कई इलाकों से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। खार्किव में करारी चुनौती मिलने के बाद पुतिन ने अपने देश में 3 लाख पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला किया। हालांकि पुतिन के इस फैसले पर कई इलाकों में लोगों ने नाराजगी जताई और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच पुतिन के इस फैसले का असर भी दिखा। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ नए सैनिक युद्ध का प्रशिक्षण लेते दिखाई दिए। रूसी टीवी की तरफ से जारी इस वीडियो में सेना के बड़े अधिकारी नए सैनिकों को प्रशिक्षण देते नजर आए। इन सैनिकों को छोटे हथियारों के अलावा विशेष उपकरणों के संचालन और रखरखाव की ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, नए सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन उड़ाने की भी ट्रेनिंग दी गई। इनके साथ ही इन सैनिकों को युद्ध के दौरान घायल हुए साथियों को सुरक्षित बचाने और शुरुआती इलाज के बारे में भी बताया गया। इन नए लड़ाकों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। हालांकि पुतिन के इस फैसले का कुछ इलाकों में विरोध भी किया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो वहीं पुतिन के ऐलान के बाद युवाओं में देश छोड़ने की होड़ लग गई। एक बड़ी खबर रूस से इस वक्त की मिल रही है। पुतिन ने खेरसोन और जापोरिजिया को स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, पुतिन की तरफ से बड़ा ऐलान अब कर दिया गया है। 2 राज्य खेरसोन जिसे कि स्वतंत्र बता दिया गया है और जापोरिजिया, ये 2 जगह ऐसी है जिसे रूस की तरफ से अब अलग देश की मान्यता दे दी गई है। मतलब ये यूक्रेन का हिस्सा अब आगे नहीं रहेंगे। तो पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन की तरफ से बताया गया कि देखिए, खेरसोन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी गई है, साथ ही जापोरिजिया को भी मान्यता दे दी गई है। तो देखिए, रूस औपचारिक रूप से कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाकों को मिलाने जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन एक समारोह में डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया, इन चारों को ही रूस में शामिल कर लेंगे नक्शे के जरिए। वो चारों जो राज्य हैं, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये 4 राज्य जिनके बारे में लगातार बताया जा रहा है। क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में मॉस्को की तरफ से नियुक्त प्रशासकों के साथ साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें इन राज्यों का नाम था। और सबसे खास बात यह कि इन चारों राज्यों के भूभाग को अगर जोड़ लिया जाए, इसके क्षेत्रफल को अगर जोड़ लिया जाए, तो यूक्रेन के ये 15% हिस्से होते हैं। ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है 15% हिस्से के ऊपर रूस का कब्जा। इन चारों ही जगहों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर ये पूरे यूक्रेन का 15% है। मतलब रूस अब ये कह रहा है कि 15% हिस्से के ऊपर तो हमारा कब्जा अब हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जनमत संग्रह के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कभी भी पुतिन ये कदम उठा सकते हैं, और आखिरकार ये कदम उठा दिया गया। और देखिए, ये भी आप समझिए कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब रूस ने जनमत संग्रह के बाद किसी दूसरे देश के हिस्से को रूस में मिला लिया हो। रूस पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है। कब किया है ये आपको बताते हैं। 2008 में जॉर्जिया में युद्ध के बाद उसके 2 अलग अलग हिस्से कर दिए गए थे, और इसके बाद इन 2 अलग अलग हिस्सों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई थी। इन 2 इलाकों के लोगों को रूस की नागरिकता देकर के रूस में मिला लिया गया था। 2014 की बात करें तो 2014 में भी क्राइमिया में जनमत संग्रह के बाद उसे रूस का हिस्सा बना लिया गया। अब फरवरी 2022 जब रूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जारी युद्धाभ्यास आखिरकार खत्म हो गया, और इसी के साथ ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का एशिया दौरा भी समाप्त हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस के रवाना होते ही उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है साउथ कोरिया के साथ। अब युद्धाभ्यास खत्म, और इसी के साथ कमला हैरिस का जो दौरा था वो भी समाप्त हुआ।
अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 4 दिन के एशिया दौरे पर थी। इस दौरान दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नौसेना ने दक्षिण कोरिया के समुद्र में साझा युद्धाभ्यास किया, जो कमला हैरिस के दौरे के साथ ही कल खत्म हो गया। इस दौरान दोनों ही देशों की सेना ने समुद्र में युद्धाभ्यास किया। समंदर की लहरों पर सेना ने अपना दमखम दिखाया। अपने दौरे के दौरान कमला हैरिस कोरियाई प्रायद्वीप को विभाजित करने वाले इलाके में भी गई। दूसरी तरफ जैसे ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया छोड़ा, वैसे ही उत्तर कोरिया ने समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। कमला हैरिस की साउथ कोरिया यात्रा से पहले भी उत्तर कोरिया ने जापान सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिससे इलाके में चिंता पैदा हो गई थी। इस सप्ताह में उत्तर कोरिया का यह तीसरा मिसाइल परीक्षण था। और अगली खबर अफगानिस्तान के काबुल से मिल रही है, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये विस्फोट काबुल के एक एजुकेशन सेंटर में हुआ। इस धमाके में 19 लोगों की मौत की खबर है, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी ने भी इस हमले की जानकारी नहीं ली है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, देखिए जहां पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर से जोरदार धमाकों से दहल गया। धमाके में 19 लोगों की मौत हुई है, 27 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जोरदार विस्फोट से एक बार फिर काबुल दहल गया। अस्पतालों में लोगों की चीख पुकार मच गई और अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भागने लगे। अस्पताल का मंजर कुछ ऐसा था कि हर तरफ सिर्फ खून ही खून नजर आया। एक दिन पहले काबुल के एक एजुकेशन सेंटर पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। तस्वीरों में नजर आया कि कैसे एक बेबस माँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पूरी क्लास में घूमती रही। जानकारी के मुताबिक अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का हमला हुआ। तालिबान राज के पिछले 1 साल में इस तरह हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।